अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, माँ बहनों। मैं मोहम्मद अब्दुल हक कमर, तहरीक मुस्लिम शब्बान का वाइस प्रेसिडेंट और बीआरएस का फाउंडर मेंबर। आज आप तमाम के रूबरू आने का मेरा मकसद ये था कि इलेक्शन का पीरियड है और तमाम सियासी जमातें अपने सर बुलंद करे हुए हैं और हर आदमी की ये कोशिश है कि हर तरफ से आवाम को अपने फेवर में ले और अपने दोबारा अपने पावर में आए। ये सिचुएशन में है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं आप तमाम से दरख्वास्त करता हूँ कि गुज़िश्ता एक चीज़ को आज़मा चुके हैं और बार बार आज़माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, आपके सामने है। जब तक आपने कोई चीज़ को अपने आँखों से देखा नहीं और कोई चीज़ को समझा नहीं, तो उसके लिए आप आज़माने की कोशिश करें तो वो बेहतर है। लेकिन जब आज़मा चुके हैं तो बार बार आज़माने की ज़रूरत नहीं। मेरा अपना मशवरा था। गुज़िश्ता केसीआर साहब ने 10 साल में जो उन्होंने वायदे किए थे, जो केसीआर साहब के वायदे थे, उसमें मैं भी एक यानी कि वन ऑफ द फाउंडर हूँ। जबकि मिसाल के तौर पर मैं भी यही सिचुएशन में मैं हालात को समझते हुए इसमें मैं शामिल हुआ था कि मुसलमानों के साथ हमदर्दी होगी केसीआर साहब की, और मुसलमानों के साथ यानी कि जिस तरीके से उन्होंने 12 था 14 एमएलए देने की बात की थी, जिस तरीके से उन्होंने रिजर्वेशन की बात की थी, जिस तरीके से आपने कमिश्नरेट की बात की थी, जो हक तलफी हो रही मुसलमानों की, निज़ाम सरकार का दौर था, ये निज़ाम सरकार के दौर में तमाम आवाम खुशहाल थी, ये तमाम चीज़ों को जो उन्होंने अपने तकारीर में कहा था, उससे हम तमाम मुतासिर होकर ये तेलंगाना राष्ट्र समिति में हमने शामिल किया। आज वो बीआरएस की शक्ल इख्तियार की, लेकिन मतलब बोलने का ये है कि रोज़ अव्वल से जो हमने देखा आज तक के हमारे साथ सौतेला सुलूक होते हुए देखा मुसलमानों के साथ, बल्कि मुसलमानों के साथ नहीं, नॉन माइनॉरिटी के लोगों के साथ भी उसी तरीके से हो रहा है। कई लोग इसके ताल्लुक से शिकायत करते हैं और कहते हैं कि हम केसीआर साहब को हम ऐसा समझे नहीं थे। मैं एक बात आप तमाम से कहूँगा, चाहे वो आप कोई भी सियासी जमात में रहे, लेकिन आपका काम है कि आप अगर गुलाम बन के सियासी जमात में रह रहे तो सिर्फ आप पोस्ट लेंगे और अपने घरदार को आप अपना भरने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका वो पावर आवाम के लिए, कौम के लिए, किसी के लिए असाजा नहीं बनेगा। आपको अपनी कौम के असासा बनना है तो आप अपने आप को गुलाम बन के मत लीडरशिप में आइए, बल्कि लीडर की हैसियत से आप सियासी जमात में लीडर बन के आइए, तभी आप आवाम के लिए कुछ कर सकते हैं। आज मैं देख रहा हूँ हर सियासी जमात में जबान नहीं है किसी को खुल के बोलने के लिए कि भाई हमारे जो ये डिमांड्स है, हमारे कम्युनिटी के लिए ये चाहिए, ये देना चाहिए, ये करना चाहिए। गुज़िश्ता 10 साल से हमने केसीआर साहब के साथ देखा, केसीआर साहब ने कभी एक एमएलसी, 2 एमएलसी, 3 एमएलसी रहे हमारे जो टोटली, जो हमारे उसे जो गुज़िश्ता 10 साल दौर में, अब एक एमएलसी है और एक एमएलए है। जबकि हमारे पड़ोसी रियासत में जो भैया जगन मोहन रेड्डी है, वहाँ पर 4 एमएलए इलेक्टेड है और 2 या 3 एमएलसी है, जो बड़ा 6-7 उनके पास एमएलए की हैसियत से समझे, एमएलसी की हैसियत से समझे मुसलमान हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारे मुकाबले में सीधा हाथ है, जबकि वो उन्होंने किसी से वायदा नहीं किया कि मुसलमानों को मैं ये दूंगा वो दूंगा। तो ये क्वालिटी होती है, जो क्वालिटी सदर में अपने जो पार्टी का जो सदर रहता है उसमें ये क्वालिटी होना चाहिए। आज उसी तरीके से आज हमारे पास कर्नाटक की मिसाल लेके कांग्रेस आज अपने पर तोड़ रही है, और कांग्रेस के अंदर जो लोग वहाँ की मिसाल दे रहे हैं, आप पास हमारे कांग्रेस के लीडर्स भी जो बोलते हुए ये बता रहे थे कि हमारे 15 मुसलमानों को हमने कर्नाटक में 15 एमएलए को दिया, जिसमें हमने 9 को मुसलमानों को जिता के लाया। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशाइन बात है कि भाई मिसाल कम से कम मुसलमानों का आपने वहाँ ख्याल किया। लेकिन अब उसी तरीके से मैं हमारे कांग्रेस के जो जिम्मेदारान हैं मुसलमानों की तरफ से, उनसे मैं ये बात कहूँगा कि टीआरएस में जिस तरीके से जलखे जमा है, उस तरीके से वहाँ पर भी आप जलखों का काम मत करिए, बल्कि आप अपने आप को ये जाहिर करिए कि हमारा वजूद जो है गुलामाना तरीके का नहीं है, बल्कि हमारा वजूद लीडर के तरीके का है। हम अब लीडर की हैसियत से मुसलमानों के साथ जिस तरीके से हमारे साथ नाइंसाफी होती आई है, कर्नाटक में जिस तरीके से इंसाफ करे आप जैसा बोलते हैं कांग्रेस वाले, उसी तरीके से मुसलमानों को कितने एमएलए देने वाले हैं। ये 7 एमएलए को जो पुराने शहर के उसको छोड़ दीजिए, आपका रेवंत रेड्डी साहब का नीयत मुझे साफ नहीं नजर आती है। रेवंत रेड्डी साहब की जो बातचीत है उससे मुझे डाउट है, और मैं आपके तमाम मुसलमान जो कांग्रेस के जो जिम्मेदारों में है उन तमाम से मेरी दरख्वास्त है
कि अगर आप रेवंत रेड्डी को आज अगर आप नहीं बोलेंगे कितने एमएलए दे रहे हैं मुसलमानों के लिए, तो कल के दिन आपके लिए और हमारे तमाम कौम के लिए नुकसानदेह साबित होंगे रेवंत रेड्डी साहब भी। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि रेवंत रेड्डी साहब को कहिए कम से कम 7-8 एमएलए मुसलमानों को आप कम से कम इलेक्ट कराइए तेलंगाना से, तभी तो आके ये जो माहौल है, ये गंदा जो माहौल है तेलंगाना का, वो कम से कम सुधरेगा। क्योंकि केसीआर साहब ने तो बताया था कि भाई हम वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर देंगे, वक्फ बोर्ड को हम मिसाल के तौर पे आपके कमिश्नरेट में बदलेंगे, वो नहीं बदले। उसकी वजह क्या है आप और हम भी समझ सकते हैं। जिसका मफाद है उसके दरमियान में वो लोग मैनेज कर लिए, जिसका नतीजा है कि आज हम जाके वहां, और आज आप देखेंगे हमारी जो सियासी जमात है पुराने शहर की, जो आज वहां का माहौल देखिए, आज तक उस्मान नगर का जो माहौल है, आज तक वहां का पानी की निकासी नहीं हुई। आज ना तो मिसाल के तौर पे शाहीन नगर है, आज तक वहां के माहौल में आज भी वो लोग परेशान है। तो यही तरीके से एफटीएल का जो प्रॉब्लम है, वो एफटीएल को पहले से बोलते आ रहे। आज देखिए यहाँ का आपके मिर जुमला का जो तालाब है, उसके तहत जितनी जमीन थी उसकी आधी जमीन को मिसाल के तौर पर ये पुराने शहर के जो सियासी नाम नेहाद लीडरों ने खा लिया। एक कॉलोनी की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंगा बना दी तालाब की जमीन के ऊपर, और उसके पीछे की जो जमीन थी तालाब को बिल्कुल लखे थी, उसके ऊपर वायर हाउसेस बना दिए, जिसको गोडानों की शक्ल अख्तियार करके बड़े बड़े गोडान बना रहे, और छोटे छोटे 20 फीट के रोड़ा छोड़ के उसके अंदर अपने खरीदो फरोख्त का मामला यानी कि जोरों शोरों पे है। तो अगर ऐसा माहौल रहेगा तो आप बोलिए क्या मुसलमानों की लीडरशिप इसीलिए है? क्या मुसलमानों की जब लीडरशिप है तो तरक्की कराने के लिए है, कौम को आगे बढ़ाने के लिए? बजाय उसके पुराने शहर में जाके देखेंगे तो सिवाय गंदगी के गार्बेज यानी कि बिन भरी हुई है, वहां से बैड स्मेल आती रहती है, जाना आने में मुश्किल होती रहती है, और वहां पर सिर्फ मामलेदारी का मामला चलते रहते हैं। अगर इसी तरीके से रहा तो आइंदा आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ आप और हमको नहीं के बराबर शुमार में हो जाएगा अगर सियासत में खामोश रहेंगे। अगर तेलंगाना में ये 7 सीट को छोड़ दिए, अब 5-7 अगर एमएलए भी अगर इलेक्ट होकर दूसरी तरफ से आए, तो कम से कम ये बात याद रखिए कि असेंबली में आपकी आवाज बुलंद होगी। और जो आज जिसकी मोनोपोली चल रही है, वो मोनोपोली को अगर दबाएंगे तो फिर आप आगे बढ़ने की तरक्की करने के चांसेस होंगे, वरना आपके चांसेस आगे बढ़ने के नहीं रहेंगे। ये बात आपके सामने मैं वाज़ेह करके बता दे रहा हूँ। और जरूरी है कि आज अपने आप को मगरमच्छ के आंसुओं के खाली दिखावे करने से नहीं होता, अमली मैदान में आप देखिए कि कौन कहाँ है और कौन कहाँ है। आज हमारी जो नुकसान हो रहा है हमारी तेलंगाना में, किसी दूसरे की तरफ से नहीं हो रहा है, हमारे यानी कम्युनिटी की तरफ से नुकसान हो रहा है। आज मैं यह बात बताऊंगा कि केसीआर साहब ने जब शुरू किया था, आवाज बुलंद की थी, उस वक्त वो अकेले थे। उनके बाद 2007 तक अकेले वो अपने तेलंगाना के लिए आप प्रोटेस्ट करते रहे और उसके लिए स्ट्रगल करते रहे। 2007 में केटीआर साहब आए, 2007 में कविता आए, उसके बाद उन लोगों की शादी वगैरह होने के बाद ये लोगों की जिम्मेदारियों में ये उनके दामाद आए। उसके बाद ये लोग अपनी तरफ से अपने खानदान की एक पार्टी में शुमार हो गया। उसी तरीके से मुसलमानों की तरफ से महमूद अली साहब 2013 तक अकेले थे और स्ट्रगल कर रहे थे हमारे साथ, हमारे तमाम लोगों के साथ, जो हमारे पुराने लोग थे उनके साथ अकेले थे। और उनके बेटे साहब दूध की दुकान पर बैठे रहते थे सुबह से शाम तक कारोबार में अपने। लेकिन 2013 में जैसे ये एमएलसी बने, उसके बाद से उन्होंने अपने बेटे को भी ला लिया, पोते को भी ला लिया, यहाँ तक कि अब ये कारोबार के सिलसिले में दामाद भी आ गए उनके साथ, जो अपने कारोबार के इसमें मसरूफ हो गए। तो इस तरीके से अगर आप अपने घर के लिए गुलामना तरीके से लीडरशिप में आके अगर अपने घर को और अपने घरदार को, अपने आप को सुधार लेना चाहते हैं, तो कम्युनिटी का काम नहीं कर सकते। जो लोग कम्युनिटी का काम करते हैं वो अपने घर को भूल जाते हैं, आवाम के मसाइल को देखते हैं और अपने साथियों को देखते हैं, उनकी मजबूरियों को देखते हैं, उनके हालात को देखते हैं, उसको कैसे तरीके से तरक्की कराना ये सोचते हैं, तभी एक कम्युनिटी की तरक्की होती है। आज देखिए 300 साल मुगलों ने हुकूमत की, 300 साल मुगलों ने जब हुकूमत की तो 1526 से लेके 1857 तक हुकूमत की। उसमें तमाम बाबर से लेके हुमायूं से लेके आपके ख्याल तो जहांगीर से लेके शाहजहां से लेके जितने भी लोग, जब बहादुर शाह जफर से लेके तमाम के तमाम हुकूमत किए, कभी ना कोई हिंदू था ना कोई मुसलमान था, तमाम के साथ एक तरीके से सबके साथ देखा जाता था। लेकिन आज यहाँ पर जो माहौल बना हुआ है, इसको आपको और हमको देख के होश में आना है और समझदारी से अपने आइंदा आने वाले दिनों में आप और हमको अपने हक को लेना है। और हक को बनवाने के लिए आप खाली अपने घरों में बैठ के अब ये जिस तरीके से यानी कि खाली बोलने से नहीं होता, आपको लड़के अपना हक को हासिल करना पड़ेगा। इंशाल्लाह आप और हम इसकी कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।